बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 3 और 4 ए से। एक्चुअली पी ब्लॉक हम आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट वही बात है एस ब्लॉक की तरह जो मैंने आपको बताया। एलिमेंट्स के सिंबल्स, इनके एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये याद होनी चाहिए। अकरेंस अकॉर्डिंग टू जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है थर्ड, उसमें जो भी बोरोन एल्यूमिनियम यानी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की अकरेंस बताई है वो आपने करनी है। और उसमें अगर वो मिनरल्स के कुछ फार्मूला हैं तो वो भी आपने करने हैं, उनको रट्टा लगाना है। बोरोन का पेक्युलर बिहेवियर स्मॉल साइज से एक्सप्लेन हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं। और आई थिंक आप सबको पता होगा कि बोरोन के कंपाउंड्स या ग्रुप 3 के जितने भी कंपाउंड्स हैं नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। आप बता सकते हैं ना? अब सबको आइडिया है ना इस चीज का? ओके डी स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में इंपॉर्टेंट ये इसके एसिड्स हैं। 4 एसिड्स हैं, आपने सबके नेम्स और इनका फॉर्मूला वो याद रखना है। ठीक है, ज्यादा फोकस होगा आर्दोबोरिक एसिड पर। सो इसके बारे में जो भी डिटेल सेकंड ईयर की बुक पर मेंशन है वो आपने करनी है सारी। ठीक है, ये भी याद करने का ही है। इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज की डिटेल है। ओके, इसमें जो चीज़ें, एक तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है कि आर दो किस टेम्परेचर पर मेटा में चेंज हो रहा है, मेटा किस टेम्परेचर पर हीट करने से टेट्रा में चेंज हो रहा है, टेट्रा किस टेम्परेचर पर हीट करने से बोरिक अनहाइड्राइड में चेंज हो रहा है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये बात इंपॉर्टेंट है कि आर्दोबोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है। इसका फार्मूला H3BO3 होता है। इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको आर्दोबोरिक एसिड भी, दोनों ही एक ही चीज के नाम है। और इसका फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता है BOH थ्राइस। ओके, जब इसको वाटर में ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने ही मुझे बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरॉन। सो वाटर का जो OH है ना, OH, दैट विल दैट विल डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरॉन, और वो OH बोरॉन से अटैच हो जाएगा। सो ओ क्योंकि OH नेगेटिव आइन इधर आकर अटैच हो रहा है, सो ओवरऑल OH नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका फार्मूला बन जाएगा BOH4। ओके, और हाइड्रोजन आइन जो वाटर वाला हाइड्रोजन आइन है वो सेपरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन आइन इसने नहीं दिया। ओके, आर्दो बोरिक एसिड ने नहीं दिया हाइड्रोजन आइन। तो फिर ये कौन है? ये एक्चुअली आर्हीनस एसिड नहीं है, ये लीवस एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उस सेंस में हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आइन क्योंकि इसकी वजह से वाटर से रिलीज हो रहा है, सो इसको हम मोनोबेसिक एसिड कह रहे हैं। बट दिस इज नॉट आर्हीनस, दिस इज लीवस। क्लैरिटी हो गई ना इस चीज में? ठीक है, फिर ये वीक एसिड है और इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता, ये पार्शली न्यूट्रलाइज होता है।
और एक्चुअली इसका नो इफेक्ट है मिथाइल ऑरेंज पर, आल्दो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू को तो रेड में चेंज कर देता है, आपको पता है ना, एसिड्स की ये प्रॉपर्टी है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना। बट मिथाइल ऑरेंज का भी कलर चेंज करते हैं एसिड्स, लेकिन ये वीक एसिड है, सो ये इतना उस पर इफेक्ट नहीं कर पाता। तो अल्कली से रिएक्शन करके इसका जो कंपाउंड बनता है वो अ, ये बोरेक्स है, Na2B4O7, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोडा ऐश से ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। सोडा ऐश भी एक वीक बेस है। वैसे तो ये सॉल्ट है, लेकिन ये बेसिक है सॉल्ट, बिकॉज आपको पता है इसमें इस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, तो एक हमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा H2CO3, और दूसरी तरफ NaOH मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वाटर हाइड्रोलाइज हो जाता है ना, हमने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा हुआ है। सो इसमें बेस स्ट्रॉन्ग बनती है, इसका एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है। बट ये साल्ट है तो इसलिए कोई इतना भी बेसिक नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ एसिड भी तो मौजूद है ना। सो ये बोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, बोरेक्स ही बनाएगा। वही रिएक्शन है ऊपर वाला ही, बोरेक्स और वाटर, और साथ में ये CO2 जो है वो रिलीज होती है। ये हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है बचपन से ही, नाइन्थ क्लास से ही, कि जब कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, तो साल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये भी कोई इतनी बात नहीं है। अगर हम टाइट्रेशन करना चाहें बोरिक एसिड की अल्कलीज के साथ, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अल्कलीज इसको मुकम्मल न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ग्लिसरोल ऐड कर देते हैं। ग्लिसरोल ऐड करने से जो अल्कली है वो इसको, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो इसको फिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देती है। और टाइट्रेशन हम इसकी फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के अगेंस्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। आपको पता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आमतौर पर हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करवाते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। सो ये फिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और टाइट्रेशन हो सकती है। और फिर फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर हम यूज करते हैं। टाइट्रेशन का मकसद आप सबको पता है ना, ये तो नहीं ना मैं बताऊं कि टाइट्रेशन क्यों यूज होते हैं, का क्या मकसद है ना। ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस वगैरह रटा है टोटली, ये आपने लगा लेना है। ऑइंटमेंट उर्दू में कहते हैं मरहम को, ओके, मरहम को कहते हैं ऑइंटमेंट। फिर बोरेक्स भी इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने इसकी जो कोशिश कर लें, अगर हो जाए, इसकी भी प्रिपरेशन और इसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। अगर आपके लिए मुमकिन है तो ज़रूर करें, ठीक है। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, बट आपने सेकंड ईयर की बुक से कर लेनी है। मैंने यहाँ एक इम्पोर्टेंट टेस्ट इंक्लूड किया है, बोरेक्स बीड टेस्ट। ये आपने इसकी जो भी तरीकाकार है वो रीड करना है। मैं आपको इसमें से मेन चीज बतानी है। वो हाफ हाफ से मिसबा करेंगे तो फिर ठीक है, फिर तो हो गया ना काम। मैंने मैं आपको करवा दूंगा, आप चाहे जैसे मर्जी कर लें, हाफ कर लें फुल कर लें, ठीक है। आपके पास तो टाइम है टेस्ट के लिए, ओके। तो पेंडिंग रहेगा ना काम, मेरी तरफ से आपका काम पेंडिंग रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से हो जाए।
और मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ, आपको डिस्कशन भी साथ साथ करता रहूँगा। ये आप रीडिंग ही आपने करनी, और मेरा इसमें क्या इतना काम तो नहीं। अभी कोई पता नहीं है, मैक्सिमम 2 वीक्स में भी वो डिले करें, मेरा तो यही ख्याल है। बहरहाल आप ना डिले, आप यही समझें, मैं तो यही कहूँगा, आप यही समझें कि 17-18 कोई टेस्ट, बात कर। तो हो गया है डिले, बट डियर स्टूडेंट्स, जो टफ होना पसंद करते हैं ना, उसी के लिए आसानी के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। ओके जी, बोरेक्स बीट टेस्ट में मेन बात क्या है कि बोरेक्स जब हीट होता है तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है। इसका फार्मूला, मेटाबोरेट इसको क्यों कह रहे हैं आपने ऊपर पढ़ा होगा, HBO2, वो मेटाबोरिक एसिड कहलाता है ना। तो इस सेंस में हम इसे, इसके साल्ट को मेटाबोरेट कह रहे हैं, सोडियम मेटाबोरेट। अच्छा, ये बनता है, और फिर बोरिक अनहाइड्राइड बनता है, B2O3 बनता है, बोरिक अनहाइड्राइड। और आप में से कोई बता सकता है इसे बोरिक अनहाइड्राइड क्यों कह रहे हैं? अनहाइड्राइड का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जल्दी बताएं, शाबाश। Why it is being called boric anhydride? तो this is the इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो ट्रू मेटाबोरेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो इस वजह से इसको अनहाइड्राइड कह रहे हैं, क्योंकि ये मेटा सॉरी टू मेटाबोरिक एसिड बने। तो ये एसिड से, दो एसिड से वाटर रिमूव हुआ है, और दो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने और वाटर रिमूव हुआ है, इसलिए इसका नाम है B2O3, यानी बोरिक अनहाइड्राइड। अच्छा, ये तो हो गया इसका नेम। अब ये टेस्ट एक्चुअली यूज होता है मेटल ऑक्साइड्स की आइडेंटिफिकेशन में। ये हम जब ये बनेगा पाउडर, तो हम इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का पाउडर जो है वो स्प्रे करेंगे, और फिर इसको रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ओके, तो हमें कलर ब्लू नजर आएगा। अगर ब्लू कलर नजर आएगा तो हम कहेंगे कि दिस इज दी कॉपर ऑक्साइड, जो हमने मेटल ऑक्साइड इसके साथ मिक्स किया है, वो है कॉपर ऑक्साइड, ब्लू कलर उसका नजर आएगा। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट ये पूछ सकता है भाई। मैंने आपको बच्चों बताया है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बुक को घोड़ के पी जाए, एक एक चीज पूछी जा सकती है। बाकी किसी मेटल ऑक्साइड का कलर ना पूछे, ये जरूर पूछ, क्या बंदा है, कोई इस प्रोडक्ट का नाम जल्दी से बता देगा? जल्दी से इस प्रोडक्ट का नाम को बताएगा, इसको क्या नाम दें? CuBO2 ट्वाइस। BO2 किसको कहते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया है, BO2 मेटाबोरेट, जैसे इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट, क्योंकि ये मेटाबोरिक एसिड से बना हुआ है, साल्ट H निकाल के। तो दिस इज क्यूप्रिक मेटाबोरेट, या सिंपली क्यूप्रिक बोरेट भी इसको बोल सकते हैं, बुक वाले ने लिखा हुआ। अच्छा, मैंने आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसको कहते हैं, किस किस को पता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का? शाबाश, टी देने के लिए। बाकी बुक पे तो इतना ही लिखा हुआ है। तो डी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, ये चीजें मैं जो डिटेल में बताता हूँ ना, ये ना सिर्फ रिटन टेस्ट बल्कि इंटरव्यू में आपके बहुत काम आ सकती हैं। जब कोई आपको ऐसे ही तंग करे, बात से बात को खींचता जाए, तो फिर आप इस तरह बता सकते हैं। वो बोरेक्स बीट टेस्ट से शुरू हो और आपसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम भी पूछना शुरू कर दे, तो फिर ये आ सकता है, और ऐसे ही इंटरव्यू होता है। चलें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी स्टूडेंट्स कहते हैं एक ऐसा फ्लेम जो लाइट लाइट ब्लूइश कलर का होता है,
या इसको ब्लूइश ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं मेन जो है ये लाइट ब्लूइश है। ये इसकी कोन है। ये कोन तो हर एक फ्लेम में होती है। मेनली ये वाला जो इसका पार्ट है ना, दिस इज। तो आप ओवरऑल क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है ये ब्लूइश और लाइट ब्लूइश या ब्लूइश ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। और इसमें ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों में से ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा होती है। आपको पता है ना, फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके ही बर्निंग होती है ना, अकेले फ्यूल से तो नहीं बर्निंग होती, ऑक्सीजन देंगे तो बर्निंग होगी ना, फ्लेम बनेगा ना। समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें फ्यूल कम और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है इस तरह के फ्लेम्स में। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब साथ ही मैं आपको रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम वो भी बता देता हूँ। भी स्टूडेंट आप समझ गए होंगे रिड्यूसिंग फ्लेम किसको कहेंगे, जिसमें फ्यूल की परसेंटेज, फ्यूल आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये गैसेस होती हैं, मीथेन ईथेन वगैरह, ब्यूटेन वगैरह। सो इसलिए हाई फ्यूल कह लें या हाई कार्बन कह लें, दोनों सेंस में ही इसको कह सकते हैं। और नाम से तो जाहिर है ही है कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, ये तो बच्चों वाली बात है ना। इस फ्लेम का जो कलर है वो येलोइश कलर आपको नजर आ रहा है, ये देखें, है ना, येलोइश कलर है या ऑरेंजिश कलर है। ये दोनों जो पहले हैं ये हैं रिड्यूसिंग फ्लेम्स, पहले दोनों। ठीक है। अगले वाले दोनों न्यूट्रल फ्लेम्स हैं। ये ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है। इनमें ऑलमोस्ट ऑक्सीजन और फ्यूल की परसेंटेज 50-50 होती है। और कलर आप इनके देख ही रहे हैं कि इनका ऑक्सीडाइजिंग की तरह लाइट कलर नहीं है, थोड़ा गहरा कलर है। इसका ब्लू है और इसका पर्पलिश टाइप है, लेकिन लाइट इतना नहीं है। ओके, ये न्यूट्रल फ्लेम्स है। तो कम से कम आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर आप बोरेक्स की यूजेस करेंगे और एल्यूमिनियम आ गया नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ये इसके रिएक्शंस हैं, कभी एग्जाम में तो नहीं आए एसिड्स के साथ इसके रिएक्शंस, बट अगर आप गौर करें ये रिएक्शन कॉमन है। मेटल और एसिड्स का हमेशा ये रिएक्शन होता है कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये वाला जो रिएक्शन है ये चैप्टर 11 में भी है, फर्स्ट ईयर के रिएक्शन काइनेटिक्स के चैप्टर में, जब हम सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन उधर भी है। सो इसको भी प्रिपेयर कर लें कि कास्टिक सोडा के साथ इसका रिएक्शन सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlOH4। ओके। यूजेस इसके पढ़ लें, इजी हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस वो क्या कहते हैं रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। मैं एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से मैं आपसे पूछता हूँ कि H3BO3 इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। शाबाश, जल्दी से बता दें। H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखे ना ये कैसे मैंने क्वेश्चन निकाल लिया, इस तरह निकाले जा सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह देखें। लो, मैं तो स्ट्रक्चर बनाना ही शुरू हो गया, चलें। ये है इसका स्ट्रक्चर कि बी के साथ 3OH अटैच होंगे। दिस इज इसके वैलेंस शेल में 3 ही है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फिर शेयर हो जाएंगे OH के साथ, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज कौन सा स्ट्रक्चर है ये, बताएं। बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप इसको वाटर में ऐड करते हैं और
एक और OH इसके साथ आकर अटैच होता है, जैसे हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा BOH4 नेगेटिव, तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? BOH4 नेगेटिव, जैसे यहाँ अभी आया है AlOH4 नेगेटिव, है ना नफीसा, टेट्राहेड्रल, शाबाश। जब चौथा बॉन्ड इसके साथ आकर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, देन दिस विल बी टेट्राहेड्रल। शाबाश, माशाल्लाह बच्चे बड़े ब्रिलियंट है। नहीं जी, ग्रुप 4 आ गया इसी तरह, उसी तरतीब से आपने जैसे वहां किया है उसी तरह इसको भी, इसकी भी वही चीजें करती जाना है सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग। बस यहाँ एक दो चीजें आपको बताऊंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड मैंने आपको समझाया हुआ है मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल से, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में शायद। कितने बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में? 3 बॉन्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 बॉन्ड्स बनाएंगे तो इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। अगर आप तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना देते हैं तो फिर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो थर्ड बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो O इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा कार्बन से। ओके। और एक और बात मेरी सुन लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसी बात है, आप समझ सकते हो इस चीज को? समझते हैं ना क्यों होगा पार्शियल पॉजिटिव? ये तो आप कहेंगे ये तो सर जी ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये इसकी इंडक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो बात यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर करता है ना डियर स्टूडेंट्स, फिर उस पर पॉजिटिव आता है और रिसीव करने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो पार्शियल पार्शियल आता है नेगेटिव, लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर फुल पॉजिटिव आता है। इसलिए इस पर पॉजिटिव का ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि वो फुल है पॉजिटिव। सो ये कोई पार्शियल पॉजिटिव होगा, और सी पार्शियल नेगेटिव बच जाएगा हल्का फुल्का, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट चार्ज दे रहे हैं। जी मैंने इसी तरह बताया था। तो वैसे डियर स्टूडेंट ये बॉन्ड जो है ये बहुत पोलर बॉन्ड है। वैसे अगर हो ये सीन ना हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, तो ये बॉन्ड बहुत पोलर है, जैसे यहाँ CO2 में देख लें, ये वेरी पोलर बॉन्ड है। बट पोलैरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव फैक्ट भी जिसे हम कहते हैं उधर। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का बनना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्ट के उलट बॉन्ड चार्जेस दे देता है। सो दोनों फैक्टर एक दूसरे के उल्ट हैं, तो ओवरऑल पोलैरिटी बड़ी थोड़ी हो जाती है, स्लाइटली पोलर सा ये बनता है। इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी बहुत थोड़ा है, 0.112 डिबे। तो ये बातें जो हम करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ये है वो, ये फिर हम हवाई बातें नहीं करते। इस तरह का जो डाटा है डायपोल मोमेंट, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओके। तो ये फिर हमारी इन बातों को वो करती हैं, एविडेंस देती हैं। जी सबको बात होगी अब क्लियर? ओके। बॉन्ड लेंथ बेशक याद ना रखें, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना बेशक याद रखें, बट आपको आइडिया आपने जरूर रखना है कि दोनों, ये देखो ना CO2 में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। बट जो कार्बन मोनो है इसकी बॉन्ड लेंथ
जो है वो ज्यादा आ रही है। तो आप में से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? जी बिल्कुल, कुरातुलैन ऐसा ही है। कुछ भी पूछ सकते हैं, आप क्या मतलब करना कहे उनको। मैं एक स्टार्टिंग में मैं एमएससी की थी, तो मैं एक जगह गया अपना डेमो देने। तो मैंने अपना डेमो दिया, उनको प्रेजेंटेशन दी। अब उन्होंने मुझे जी क्वेश्चन कहा कि आप बताएं जी सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कितनी होती है। ये आपके क्वेश्चन से मुझे याद है, प्राइवेट कॉलेज था वो वैसे। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया कि भाई ये तुम क्या बातें पूछ रहे हो। डेंसिटी, मैं एक एक चीज को डाटा को माइंड में रखूं या रट्टा लगा के हूँ कितना डाटा है। लेकिन क्या बंदा करे, फिर खामोश होना पड़ा उनको। उनको अगर कहते उन्होंने कहना लो जी सेकंड ईयर की बुक पर है, फिर आपको क्या, आपको जो आपने पढ़ाना है वही नहीं आपको पता। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं तो खिलाफ हूं, मैं तो कभी भी नहीं पूछे। लेकिन ये है कि अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट पोशीदा है, जैसे आप इन स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, तो फिर हमें जरूर करना चाहिए। ओके, फिर हमें वो आना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें, आपने पढ़ा ना अल्काइंस में और अल्कीन्स में आपने क्या पढ़ा है? आप मुझे बताएंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की? किसकी कम होती है बॉन्ड लेंथ? शाबाश, ये इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ट्रिपल की, है ना? तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सीओ का ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और सीओ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है। ये मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड है, बट ये एक्चुअली डबल है, इसको मैं डबल ही कर लेता हूँ। ये आपको क्लियर, ठीक है? तो ये क्या बात हुई, वहां यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा आ रही है? तो हल्का सा, थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैंने क्या क्वेश्चन किया है ना? डी स्टूडेंट, इतना आसान इसका आंसर है। आप देखें कि सीओ में, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अच्छा खासा। और O पर पार्शियल नेगेटिव और C पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आयनिक करैक्टर आने की वजह से, आपने पढ़ा है ना, बॉन्ड, छठा चैप्टर था फर्स्ट ईयर का, कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कम हो जाती है। ये पढ़ा है ना सबने? तो बस इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ऊपर क्या इशू है? ऊपर इशू ये है कि यहाँ उतनी पोलैरिटी नहीं है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पोलैरिटी क्यों नहीं है। है जरूर, लेकिन वेरी स्लाइटली पोलर है ये। okay? इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत कम है। क्लियर होगी बात? डायपोल मोमेंट CO2 का जीरो होगा, बिकॉज दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं, और दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट साइड पर होगा। इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ओके, इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये कैंसिल कर दें। ओके, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको ना पता चली हो? फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वार्ट्स वगैरह के बारे में जो कुछ भी सेकंड ईयर की बुक पर है वो पढ़ लेना है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये ना हो कि आप सिर्फ मेरे ही नोट्स पे रहें, बुक से भी पढ़ लें तो बेहतर है। और मैंने अपनी तरफ से चीज़ें निकाली होती हैं, बट और एडिशनल भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा अगर हो सके तो बुक ज़रूर पढ़ा करें।
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड SiO2। सर इस एजुकेटर का सेशन में जो केमिस्ट्री है वो मैं डील करूंगा। कार्बाइड्स, वो जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड उनमें होता है, और दोनों कार्बन्स का जो है वो बॉन्ड कैल्शियम से होगा। CO2 और SiO2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? CO2 गैसीय स्टेट में रूम टेम्परेचर पर है, SiO2 सॉलिड स्टेट पर मौजूद है, ये सिलिका है, सैंड है। तो आ, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? बात तो क्लियर है कि जो SiO2 है ना, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। मैंने इंटरमॉलिक्यूलर वाला वर्ड नहीं बोला, मैंने वर्ड ध्यान से बोला है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि वही सॉलिड है। ये बात तो सिंपल होगी ना, ये गैस है, एक बात तो हमें पता चल गई ये। दूसरा एक्चुअली मसला ये है डियर स्टूडेंट्स, कि कार्बन जो है इसका साइज है जरा स्मॉल। तो इसको 4 ऑक्सीजन एटम्स सराउंड जो है वो मुश्किल से करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है CO2। आपने इसका फार्मूला ऊपर देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, ये पाई जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यानी 3 एटम्स का ग्रुप एक मॉलिक्यूल बनाता है। अगर CO2 गैस सिलेंडर में बंद है ना, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ये सिलेंडर में मौजूद होते हैं। ये इनका फार्मूला है। और आपको पता ही है कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। तो रीजन हम क्या बताते हैं कि स्मॉल साइज है कार्बन का, तो कार्बन जो है वो 4 O एटम्स की सराउंडिंग को वो नहीं कर पाता। इसकी निस्बत अगर ऐसा हो तो फिर ये स्ट्रक्चर यूं आगे करवाया जा सकता है ना, ऐसे, फिर ऐसे, और ये नीचे ओ। लेकिन इसका आंसर ये कहा जाता है कि कार्बन जो है इट डू नॉट, इट इज ऑफ स्मॉल साइज, सो 4 ऑक्सीजन एटम्स इसे सराउंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मॉल साइज का है। तो जैसे आपने देखा हो, अगर सर्दियों में आप थोड़ी सी जगह पर आग लगाएं तो दायरा बड़ा छोटा सा बनेगा ना। अगर आप बड़ी जगह पर आग लगाई हुई है तो ज्यादा लोग उसके आसपास आके बैठ सकते हैं। तो ये इसके स्मॉल साइज का मसला आ जाता है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के केस में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये बॉन्ड आगे चलेगा। कार्बन के केस में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। वो फिर कौन से बनाता है? ऐसे ही बनाता है, CO2 एक मॉलिक्यूल, फिर CO2 दूसरा मॉलिक्यूल, फिर CO2 तीसरा, फिर चौथा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो चीज होती है ना, इनका अगर इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी वीक हों, तो फिर ये अमूमन गैसीय स्टेट में ही पाई जाती हैं। जैसे फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना। ये आप समझ गए हो? हाँ जी। जबकि सिलिकॉन का साइज जरा बड़ा है,
तो इसलिए सिलिकॉन जो है ये 4 ऑक्सीजन एटम्स को सराउंड करने की इजाजत देता है। सो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है जो कार्बन नहीं बना पाता, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। अब ये तो सबको पता है ना कि मैं इस तरह कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। कार्बन के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉसिबिलिटी थी कि वो ये बना सके। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 होते हैं, इसलिए हमने कंपैरिजन किया कि 4 4 हम बार बार कह रहे हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। ये मजीद ऊपर जाएगा और ये मजीद नीचे बॉन्ड आएगा। तो इसमें एक चेन चल रही है, आपने गौर किया होगा, SiO, SiO, फिर आगे SiO। इसी तरह ऊपर भी SiO, SiO, नीचे भी। ये आपके ख्याल में एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? नो। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? शाबाश, हमने सॉलिड्स की टाइप्स पढ़ी हैं। ये कौन सा सॉलिड है? आयनिक, कोवलेंट, जिसे एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर या मेटेलिक? मिसपा सज्जाद, मारी अंजलि, वेरी गुड। हाँ माशाल्लाह, ग्रेट बच्चे हैं बच्चों। आपको ना बस वो नम वो क्या शेर है, जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है, ऐसा की बड़ी जरखेज मट्टी। बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने यहाँ से। बस मेहनत की वजह से आपने नहीं रहना है ना। मेहनत वो हमें करनी पड़ती है ना, जितना रट्टा लगाएंगे, जितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, उतना ही हम एग्जाम में अच्छा आंसर दे सकते हैं ना। तो वो मेहनत से ही होगा, रट्टा लगाना, चाहे जितने भी आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, रट्टा तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब समझ आ गई आप सबको, ये कोवलेंट सॉलिड है। इस आपने देखा ना वहाँ कोवलेंट सॉलिड्स में हमने पढ़ा था डायमंड भी कोवलेंट सॉलिड है। तो उसका जितनी भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका है, 3000 के करीब। तो इनमें इतना ज्यादा वजह क्या है? ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क है पूरे स्ट्रक्चर में। तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना सौखा है? नहीं है ना। इसलिए इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए ये टेम्परेचर पर ही सॉलिड है, और अच्छा खासा सॉलिड है। और इसको बड़ा बहुत ज्यादा हीट दे के मेल्ट करना, तो दोनों में इतना ज्यादा फर्क है। हालांकि दोनों का जो सेंट्रल एटम है, कार्बन और सिलिकॉन, ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा सा ही एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इतना ज्यादा इनके इस कंपाउंड का फर्क है। हाँ, मैं इसी को बताएगा, ये जो फार्मूला है CO2, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। SiO2 फार्मूला कैसे बना हुआ है, ये को बता सकता है? ये किसको रिप्रेजेंट, क्या यहाँ कोई ऐसी SiO2 चीज है, कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है? फिर ये फार्मूला कौन सा फार्मूला? Why sand is given SiO2? रेशो मेथड से, इंपिरिकल फार्मूला। शाबाश, दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ सैंड। क्लैरिटी रहेगी डियर स्टूडेंट? देखिए मैंने एक ही चीज से ऐसे खोल के, और मैं वही चीजें पूछ रहा हूँ, आपको पता है, मैं कोई नई बात तो नहीं इसमें से पूछ रहा। इंपिरिकल फार्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता है, कोवलेंट सॉलिड्स भी आपको पता है क्या होते हैं। तो मैंने कोई आपसे नई बातें नहीं पूछी, इस तरह हम चीज को एनालाइज करते हैं। अच्छा, बाकी आपने पढ़ लेना है इसमें, केमिकल गार्डन वाली ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह करनी है। फिर ये सिलिकेट्स, वेदरिंग, आई होप आप सबको पता होगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है।
ये चीजें पढ़ लेनी है। एस्बेस्टोस और टाल्क, इनका फार्मूला एस ब्लॉक में भी है, वो जो हमने कल पढ़ा, और इनका फार्मूला और इनके यूजेस आप देख लेना। अच्छा, आगे नेक्स्ट, ये लास्ट ही हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट, नहीं आगे एक दो हैं, सिलिकॉन्स। बस जल्दी से हम इसको देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा है डाई एल्काइल और डाई हेलाइड सिलिकॉन, है ना। इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो जो क्लोरीन है ये H से रिप्लेस हो जाते हैं और इनकी जगह OH अटैच हो जाता है। फिर ये जो हमारे पास डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन बनता है ना, ये पोलीमराइज हो जाता है। इस तरह के एक OH इधर से H, ये वाटर रिमूव हो गया, और SO SiO ये चेन बन, इस तरह ये चेन आगे, ये चेन पीछे, तो ये पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलीमर। इसका आपको याद होना चाहिए किससे ये प्रिपेयर होता है, ये इसका मेन रिएक्टेंट है, वाटर से करवाएंगे बनेगा, फिर पॉलीमराइज होती है। सिलिकॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने देख लेनी है ये स्टूडेंट्स। इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉप फ्रॉम 100 to 0, the viscosity of petroleum oil may increase about 100 folds। देखिए, जब टेम्परेचर कम होता है ना तो विस्कोसिटी बढ़ती है, वो चीज थिक होती है ना, थोड़ी घनी होने की कोशिश करती है, थिक होती है, तो विस्कोसिटी बढ़ती है। यानी यानी उसका जो फ्लो है, फ्लूइडिटी कम हो जाती है। तो जो आम पेट्रोलियम ऑयल हैं, जो पेट्रोलियम से बनते हैं, उनकी विस्कोसिटी 100 गुना बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर 100 से 0, शाबाश, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक। तो कनेटिक एनर्जी कम हो गई है ना, वो सारी स्टोरी आप बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए तो विस्कोसिटी बढ़ गई। लेकिन सिलिकॉन ऑयल जो है, ये पेट्रोलियम ऑयल की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनकी विस्कोसिटी सिर्फ 4 फोल्ड्स यानी 4 गुना बढ़ती है। तो ये ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो, वहां पर ये इंजन्स के अंदर जो ऑयल डाले जाते हैं, ताकि इंजन के पुर्जे एक दूसरे के ऊपर जब चलें तो उनकी फ्रिक्शन कम हो, एज लुब्रिकेंट हम ये डालते हैं। तो सख्त सर्दियों वाली जगहों पर फिर ये जो पेट्रोलियम ऑयल ना, ये काम नहीं करेंगे, ये तो इनकी तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो ये इंजन को चलने में ही उसके पुर्जों को बड़ा रुकावट देंगे, इनकी विस्कोसिटी बढ़े। लेकिन सिलिकॉन इस मामले में अच्छे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स का आप सबको पता है कि बताने की जरूरत नहीं। बस लास्ट ये हमारा टॉपिक है, लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स। अच्छा, ये कभी आया नहीं इस तरह, मैंने नहीं कभी क्वेश्चन देखा। तो अच्छा, पी टाइप एन टाइप बता दूं, चले मैंने ख्याल है मैंने कहीं मॉडर्न जो मटेरियल है ना उसमें रखा हुआ है मैंने इसको। मॉडर्न मटेरियल में आपको करवाऊंगा। मैं आपको इधर ही, अब आपने पूछ लिया मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये रेलेवेंट है, चलो ये फिर इधर ही कवर हो जाए।
सेमीकंडक्टर्स की टू टाइप्स हैं, एक पी टाइप होता है और दूसरी है एन टाइप। ये दो टाइप्स हैं। सिलिकॉन एलिमेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, सिलिकॉन एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड में नहीं होता, डायमंड में जैसे कार्बन का होता है ना, वैसे ही सिलिकॉन एलिमेंट में इस तरह सिलिकॉन के एटम्स कनेक्ट होते हैं। आगे होगा, इसके आगे बॉन्ड होंगे 4, इसके आगे होंगे, इसके आगे होंगे। समझ गए आप बात, हाँ? ओके। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग प्रोसेस ये है कि हम एक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ, तो ये एटम जो है सिलिकॉन का, इसकी जगह हम एटम ऐड करते हैं बोरॉन का। क्या होगा इसके ऐड करने से? इसके ऐड करने से एक, दो, तीन कोवलेंट बॉन्ड तो सलामत रहेंगे, लेकिन चौथा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बोरोन के पास एबिलिटी नहीं है, इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन साथ वाले सिलिकॉन के पास तो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा रहेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम कहेंगे होल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, होल है। इसको पॉजिटिव साइन से अमूमन शो किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो इसे हम होल कहते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ड्यू टू पॉजिटिव, ये मैं कह रहा हूँ चार्ज है नहीं, ओके, बट होल की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इससे कंडक्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए हम ये काम करते हैं। वो क्यों बढ़ती है? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ना। वैसे सिलिकॉन अच्छा कंडक्टर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, सेमी कंडक्टर है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, बट ये कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, नए बनते हैं। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर। बट अगर आप इसमें डोपिंग के प्रोसेस से थोड़ी इंप्योरिटी डाल दें, बोरॉन, किसी खास रेशो से, तो फिर कंडक्टिविटी मजीद बढ़ जाती है, ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, देखें किस तरह ये कंडक्टेंस बढ़ेगी, ध्यान से देखना। इस बॉन्ड से जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और इस होल को ऑक्युपाई कर लेगा। तो यहाँ पर होल कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ पर होल हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ से, फिर नेक्स्ट यहाँ से, या कहीं और से, इस तरह कहीं और से, यूं भी हो सकता है, इधर से आ जाए, सिलिकॉन से भी आ सकता है, इट्स ओके। इस तरह डी स्टूडेंट्स क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं इधर से उधर। तो ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी हमने बढ़ा दी, डिलोकलाइजेशन। शाबाश। दूसरा है एन टाइप। अब आप एन टाइप समझ गए होंगे, ये कौन सा होगा? इसमें हमने, इसमें भी करनी डोपिंग है, बट हम इसमें ऐसा एलिमेंट लाएंगे जिसका एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्रम यहाँ पर ले आते हैं फास्फोरस को। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ये देखें फ्री होगा, तो इसको कहेंगे एन टाइप, और ये भी कंडक्टेंस में फिर
हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है बॉन्ड में आए, जो बॉन्ड में पहले मौजूद है वो आगे कहीं चला जाए, वो अगले को निकाल दे, वो अगले को निकाल दे। ओके, जैसे होल मूव करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है। आगे बस अब रेड लेड ये स्पेशल नेम है मिनियम, और ये ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड, मेरा ख्याल है ये इसका काफी है इसमें से। लेड डाइऑक्साइड, इसमें कोई स्पेशल चीज मुझे नहीं नजर आ रही। वाइट लेड का फार्मूला याद रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, वाइट लेड। और लिंसीड ऑयल के साथ अगर इसको मिक्स करें तो इस पेंट की अच्छी कवरिंग पावर है, यानी ज्यादा सरफेस ये कवर कर सकता है। बट इसका इशू ये है कि ये कोई गुड पिगमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाती है, और ये वाइट कलर जल्दी फेड हो जाता है। बस ये इसमें से टॉपिक है। तो ये था हमारा ग्रुप 3 और 4 का टॉपिक।